स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल झार एग्जाम में। आज हम झारखंड की मिट्टी के इस अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय को पूरी डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो में हम मिट्टी की परिभाषा, मिट्टी की संरचना, झारखंड में मिट्टियों का वर्गीकरण, उनका विस्तार, पोषक तत्व, स्थानीय नाम और महत्वपूर्ण तथ्यों को एक-एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों याद रखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार सीखते रहते हैं। आप झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी, जेएसएससी, और अगर सच में सिलेक्शन चाहते हैं तो ऐसे ही एग्जाम फोकस्ड क्लास से जुड़े रहना जरूरी है। लेकिन एक चीज़ की कमी है, आप वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपका सिर्फ एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है कि हम आपको और भी बेहतर नोट्स, एमसीक्यूज और स्ट्रैटेजी दें। तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हर महत्वपूर्ण क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार टॉपिक। ओहो, आज की इस विस्तृत क्लास में हम झारखंड के भूगोल की नींव पर बात करने वाले हैं। अगर हम बिल्कुल शून्य से शुरू करें तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि ये मिट्टी या सॉइल असल में है क्या? सही कहा। साधारण भाषा में कहें तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी सतह है, जिस पर हम चलते हैं, खेती करते हैं, उसी में मौजूद छोटे बड़े चट्टानी कणों और जैविक पदार्थों के मिश्रण को ही हम मिट्टी कहते हैं। बिल्कुल। और जब हम इसी मिट्टी को एक विषय के रूप में गहराई से पढ़ते हैं, मेरा मतलब है कि इसका निर्माण कैसे हुआ, इसकी रासायनिक विशेषताएं क्या हैं, ये किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो इस पूरे वैज्ञानिक अध्ययन को मृदा विज्ञान कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे पेडोलॉजी कहते हैं। ये पेडोलॉजी शब्द परीक्षार्थियों को बिल्कुल दिमाग में छाप लेना चाहिए क्योंकि ये सीधे परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब अगर हम इस पेडोलॉजी के नजरिए से मिट्टी की संरचना या सॉइल कॉम्पोजिशन को देखें तो इसके आंकड़े काफी हैरान करते हैं। हाँ, क्योंकि आमतौर पर हमें लगता है कि मिट्टी पूरी तरह से एक ठोस पदार्थ है। बिल्कुल, लेकिन विज्ञान कहता है कि एक आदर्श मिट्टी में केवल 45% हिस्सा खनिज पदार्थों यानी मिनरल्स का होता है जो चट्टानों के टूटने से बनते हैं। इसके अलावा 5% कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मैटर होता है, जैसे सड़े गले पत्ते। और जो बाकी का 50% बच गया, जी, वही सबसे दिलचस्प है। उस 50% में से 25% जल होता है और चौंकिए मत, 25% वायु यानी हवा होती है। मिट्टी के अंदर 25% हवा का होना ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। असल में यही 25% हवा कृषि का सबसे बड़ा रहस्य है। देखिए, मिट्टी के कण एक दूसरे से एकदम फेविकॉल की तरह चिपके हुए नहीं होते। उनके बीच में खाली जगह होती हैं जिन्हें हम पोर स्पेस कहते हैं। इन्हीं खाली जगहों में पानी और हवा मौजूद रहते हैं। मतलब पौधों की जड़ों के लिए? बिल्कुल। पौधों की जड़ें कोई प्लास्टिक के पाइप नहीं है, वे जीवित कोशिकाएं हैं और हर जीवित चीज को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अगर मिट्टी एकदम ठोस हो जाए और उसमें ये 25% हवा ना रहे तो जड़ें दम तोड़ देंगी। तो इसीलिए किसान खेतों की बार-बार जुताई करते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। हल चलाने या जुताई करने का मुख्य वैज्ञानिक कारण यही है कि मिट्टी भुरभुरी हो जाए और उसमें हवा का संचार वापस उसी 25% के स्तर पर आ जाए। ये 45-25-25-5 का अनुपात बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अगर हम अपनी चर्चा को झारखंड के नक्शे पर लेकर आएं, तो यहाँ मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। जी, 6 प्रमुख प्रकार। और इन 6 में से जो रंग पूरे झारखंड पर हावी है वो है लाल। झारखंड के कुल क्षेत्रफल का लगभग 90% हिस्सा लाल मिट्टी से ढका हुआ है। 90%? ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। अगर हम इसे क्षेत्रफल में मापें तो ये लगभग 71,744 वर्ग किलोमीटर का विशाल क्षेत्र बनता है। 71,744 वर्ग किलोमीटर, ये तो लगभग पूरा राज्य ही हो गया। लगभग पूरा राज्य, हाँ। बस 2 मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों को छोड़कर, पहला उत्तर पूर्व में राजमहल की उच्च भूमि और दूसरा दामोदर घाटी का गोंडवाना क्षेत्र। बिल्कुल। इन 2 पॉकेट्स को छोड़ दें तो हर जगह लाल मिट्टी है। अब परीक्षार्थियों के मन में ये सवाल आना चाहिए कि ये लाल मिट्टी यहाँ आई कहाँ से? और इसका जवाब झारखंड के भूवैज्ञानिक इतिहास में छिपा है। सही कहा। इसका निर्माण ग्रेनाइट और नीस जैसी अत्यंत प्राचीन और कठोर चट्टानों के विखंडन से हुआ है। नीस यानी गिनीस चट्टाने। हाँ,
लाखों करोड़ों सालों से ये प्राचीन चट्टानें धूप, बारिश और हवा की मार सहकर धीरे धीरे टूटती रहीं। उसी अपक्षय या वेदरिंग का परिणाम ये लाल मिट्टी है। इसके लाल रंग के पीछे का विज्ञान भी काफी रोचक है। किताबों में हम पढ़ते हैं कि ये फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण लाल होती है। फेरिक ऑक्साइड, अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है लोहे का ऑक्सीकरण। जैसे लोहे में है जमयज्ञ। सटीक उदाहरण। जैसे लोहे की छड़ को खुले में छोड़ दें तो हवा और नमी से उसमें जंग लग जाती है और वो लाल भूरी हो जाती है। ठीक वैसे ही इस मिट्टी में मौजूद लौह तत्व करोड़ों सालों से प्रकृति के संपर्क में आकर जंग खा रहे हैं। इसी वजह से इस लाल मिट्टी में लौह तत्व यानी आयरन, एल्यूमिनियम और सिलिका की भरपूर प्रचुरता पाई जाती है। प्रचुरता तो है, लेकिन कृषि के लिहाज से इसमें कुछ गंभीर कमियां भी हैं। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस यानी जीवाश्म की भारी कमी होती है। और पोषक तत्वों की इसी कमी के कारण ये बहुत उपजाऊ नहीं मानी जाती है ना? जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें खेती नहीं होती। सही खाद और सिंचाई प्रबंधन के साथ किसान इसमें ज्वार, बाजरा, गेहूं, गन्ना और मूंगफली जैसी फसलें बहुतायत में उगाते हैं। तो ये तो बात हुई झारखंड के 90% हिस्से की। लेकिन दोस्तों, अगर आप सच में झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स चाहे JSSC हो या JPSC में सिलेक्शन चाहते हैं तो सिर्फ पढ़ाई नहीं, सही डायरेक्शन में पढ़ाई जरूरी है। इसीलिए हमने आपके लिए तैयार किया है झारखंड कंप्लीट स्पेशल नोट्स, जो 100% एग्जाम फोकस्ड और लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। ये नोट्स सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसमें हर चैप्टर को विजुअल फिगर्स, मैप्स, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स और डायग्राम्स के साथ इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि आप बोरिंग फील ना करें, बल्कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो और रिविजन फास्ट हो। JSSC स्पेशल ई बुक सिर्फ 149 रुपीज़, JPSC स्पेशल ई बुक सिर्फ 199 रुपीज़। इतने कम दाम में इतना स्ट्रक्चर्ड और विजुअल कंटेंट शायद ही कहीं मिले। अगर आप झारखंड जीके में स्ट्रॉन्ग कमांड बनाना चाहते हैं और एग्जाम में सीरियस सिलेक्शन चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए WhatsApp नंबर पर तुरंत मैसेज करके अपना नोट्स ले सकते हैं। याद रखिए, प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग होगी तभी सिलेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन अभी हमने राजमहल की उच्च भूमि को छोड़ दिया था, तो वहां कौन सी मिट्टी है? वहां एंट्री होती है झारखंड की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी की, काली मिट्टी, जिसे हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। बिल्कुल। स्थानीय लोग इसे रेगुर या काली कपास की मिट्टी कहते हैं और भूगोल की अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली में इसका एक बहुत भारी भरकम नाम है, उष्णकटिबंधीय चेरेनोजम। ट्रॉपिकल चेरेनोजम, ये नाम सीधा परीक्षाओं में छपता है। एकदम। और राजमहल क्षेत्र की इस काली मिट्टी का इतिहास बड़ा ही हिंसक रहा है। इसका निर्माण लाल मिट्टी की तरह ग्रेनाइट से नहीं हुआ है। तो फिर कैसे हुआ है? ज्वालामुखी से। प्राचीन काल में जब राजमहल क्षेत्र में दरारी ज्वालामुखी फटे तो जो लावा धरती से बाहर आकर ठंडा हुआ, उसने बेसाल्ट चट्टानों का रूप लिया। और उन्हीं बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से ये काली मिट्टी बनी। जी हाँ, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से। अब इसके काले रंग के दो मुख्य कारण हैं। पहला, इसमें मौजूद एक विशेष खनिज जिसे टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट कहते हैं। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट? और दूसरा कारण है इसमें मौजूद जीवाश्म यानी ह्यूमस। इस मिट्टी की सबसे बड़ी खासियत है इसकी जल धारण क्षमता, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। लाल मिट्टी पानी को जल्दी सोखकर नीचे जाने देती है, लेकिन काली मिट्टी पानी को जकड़ कर रखती है। इसी वजह से जब बारिश होती है तो ये मिट्टी बेहद चिपचिपा हो जाती है, और जब तेज धूप में ये सूखती है तो इसमें गहरी गहरी दरारें पड़ जाती हैं। बिल्कुल। इसी सिकुड़ने और दरारें पड़ने की प्रकृति के कारण इसे स्व-जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ये दरारें एक तरह से मिट्टी के अंदर तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती हैं। अगर हम पोषक तत्वों की बात करें तो ये लाल मिट्टी से कहीं ज्यादा उपजाऊ है। इसमें चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटैश और लोहा प्रचुर मात्रा में मिलता है। लेकिन ध्यान रहे, इसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ की कमी होती है। भारतीय उपमहाद्वीप की ज्यादातर मिट्टियों में नाइट्रोजन की कमी पाई ही जाती है। और क्योंकि ये काली मिट्टी पानी को रोक कर रखती है, इसलिए ये कपास यानी कॉटन की खेती के लिए वरदान है। इसीलिए तो इसे काली कपासी मिट्टी कहा जाता है। कपास के अलावा इसमें चना, सरसों, ज्वार, जौ, दलहन और गेहूं की भी शानदार पैदावार होती है। चलिए, लाल और काली मिट्टी के बाद अब एक ऐसी स्थिति की कल्पना करते हैं जहां बारिश बहुत ही ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा कि मिट्टी के सारे अच्छे गुण पानी के साथ धुल जाते हैं।
हाँ, और यहीं जन्म होता है हमारी तीसरी प्रमुख मिट्टी का, लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट सॉइल। इस लेटेराइट मिट्टी का निर्माण एक बहुत ही कठोर भौगोलिक प्रक्रिया से होता है, जिसे लीचिंग या तीव्र निक्षालन कहते हैं। ये लीचिंग की प्रक्रिया अक्सर छात्रों को कंफ्यूज करती है। इसे थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे हम फिल्टर कॉफी बनाते हैं। जब गर्म पानी कॉफी के पाउडर से होकर गुजरता है तो वो सारा स्वाद और रंग अपने साथ नीचे ले जाता है, और ऊपर क्या बचता है? सिर्फ वेस्ट पाउडर। बिल्कुल सटीक उदाहरण। मानसूनी जलवायु में जहां बहुत अधिक बारिश होती है और उसके तुरंत बाद तेज चिलचिलाती धूप निकलती है, यानी आर्द्रता और शुष्कता का क्रमिक परिवर्तन, वहां बिल्कुल यही लीचिंग होती है जी। और ऊपर सिर्फ लोहे और एल्युमिनियम के कठोर कंकड़ बच जाते हैं। परीक्षार्थियों को यह तथ्य जरूर नोट करना चाहिए कि इस लेटेराइट मिट्टी का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन वर्ष 1905 में बुकानन नाम के विद्वान द्वारा किया गया था। 1905 बुकानन, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर हम झारखंड में इसके विस्तार को देखें तो यह 4 विशिष्ट क्षेत्रों में पाई जाती है। पहला, रांची का पश्चिमी क्षेत्र, जिसे हम पाट क्षेत्र कहते हैं। दूसरा, पलामू का दक्षिणी क्षेत्र। तीसरा, संथाल परगना में पूर्वी राजमहल का इलाका। और चौथा है सिंहभूम का ढालभूम क्षेत्र। इन चारों क्षेत्रों में लीचिंग और कंकड़ पत्थर की अधिकता के कारण इस मिट्टी की उर्वरता बहुत कम होती है। जैसा कि प्रक्रिया से ये स्पष्ट है, इसमें लौह और एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है, क्योंकि यही वो तत्व हैं जो पानी में नहीं घुलते और ऊपर बच जाते हैं। एकदम सही। लेकिन जो जरूरी तत्व हैं जैसे नाइट्रोजन, पोटैश, चूना, पोटेशियम और जैविक पदार्थ, ये सब पानी के साथ बहकर नीचे चले जाते हैं, इसलिए इनकी भारी कमी होती है। और इसी कम उर्वरता के कारण यहाँ किसान मुख्य रूप से चावल, अरहर और मोटे अनाजों की ही खेती कर पाते हैं। अब इन पठारी और पहाड़ी मिट्टियों से उतरकर हम नदियों के किनारे चलते हैं। हमारी चौथी मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल। यह मिट्टी टूट फूट से नहीं बनती, बल्कि नदियों की लंबी यात्रा का परिणाम है। नदियां अपने साथ जो गाद या अवसाद बहाकर लाती हैं और किनारों पर जमा कर देती हैं, वही जलोढ़ मिट्टी है। झारखंड में ये मिट्टी मुख्य रूप से संथाल परगना के इलाकों में नदियों के किनारे पाई जाती है। भूगोल में जलोढ़ मिट्टी को 2 स्पष्ट भागों में बांटा जाता है, खादर और बांगर। खादर का मतलब है नवीन जलोढ़ मिट्टी। जी, नई मिट्टी। ये मुख्य रूप से पाकुड़ जिले के पूर्वी भाग में पाई जाती है, जहां नदियां हर साल बाढ़ के समय नया गाद लाकर बिछा देती हैं। ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। और दूसरी है बांगर, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ये साहिबगंज के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भाग में मिलती है। ये वो इलाका है जहां नदियां पहले बहा करती थी या पहले बाढ़ का पानी पहुंचता था, लेकिन अब वहां नया गाद नहीं पहुंच पाता। साहिबगंज और पाकुड़ के अलावा स्वर्णरेखा नदी की निचली घाटी में, विशेषकर बहरागोड़ा के आसपास भी ये जलोढ़ मिट्टी अल्प मात्रा में देखने को मिलती है। अगर हम इसके पोषक तत्वों का प्रोफाइल देखें तो ये बाकी मिट्टियों से अलग है। इसमें चूना और पोटाश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन और ह्यूमस की इसमें भी कमी होती है। बिल्कुल। फिर भी कृषि के दृष्टिकोण से ये धान, गेहूं और गन्ना के लिए बहुत ही उत्कृष्ट मिट्टी मानी जाती है। हमारी 5वीं मुख्य मिट्टी है अभ्रक मूलक मिट्टी। झारखंड अपने अभ्रक यानी माइका के भंडारों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, तो जाहिर है इसका असर यहाँ की मिट्टी पर भी पड़ेगा ही। बिल्कुल पड़ेगा। ये मिट्टी मुख्य रूप से कोडरमा, झुमरी तिलैया, बड़का गांव और मांडू के क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी की खासियत यह है कि इसमें अभ्रक के छोटे छोटे चमकीले कण मिले होते हैं। और इसका रंग बड़ा दिलचस्प होता है। आमतौर पर ये हल्के गुलाबी रंग की होती है, लेकिन अगर इसमें नमी आ जाए यानी पानी मिल जाए तो ये पीले रंग की दिखाई देने लगती है। ये मिट्टी उपजाऊ तो बहुत है, लेकिन इस बेल्ट में एक बड़ी व्यावहारिक समस्या है। वो क्या? समस्या ये है कि जिन इलाकों में ये अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है, वहां जल स्तर बहुत नीचे है और सिंचाई की गंभीर कमी है। पानी की इस कमी के कारण उपजाऊ होने के बावजूद इन क्षेत्रों में उन्नत कृषि करना बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। पानी के बिना तो उपजाऊ मिट्टी भी किसी काम की नहीं। और अब आती है झारखंड के वर्गीकरण की छठी और अंतिम प्रमुख मिट्टी, बलुई मिट्टी, जिसे सैंडी सॉइल कहते हैं। ये मुख्य रूप से पूर्वी हजारीबाग और धनबाद के इलाकों में फैली हुई है। इसकी पहचान ये है कि इसमें लाल और पीले रंग का मिश्रण देखने को मिलता है। इस मिट्टी के कण बड़े होते हैं, जिस कारण ये पानी को बिल्कुल रोक नहीं पाती।
यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थानीय तथ्य है जो परीक्षाओं में सीधे पूछा जाता है। दामोदर घाटी क्षेत्र में इसी बलुई मिट्टी का एक विशेष प्रकार पाया जाता है जिसे स्थानीय लोग पुसपुस बलुई मिट्टी कहते हैं। पुसपुस मिट्टी, नाम से ही ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ही भुरभुरी या ढीली चीज हो। जी, और पानी ना रुकने की इसी कमजोरी के कारण इस बलुई मिट्टी में आप धान या गेहूं तो बिल्कुल नहीं उगा सकते। ये मुख्य रूप से मोटे अनाजों की खेती के लिए ही उपयुक्त होती है। दोस्तों, अगर आप सच में झारखंड कम्पिटिटिव एग्जाम्स चाहे जेएसएससी हो या जेपीएससी में सिलेक्शन चाहते हैं तो सिर्फ पढ़ाई नहीं, सही डायरेक्शन में पढ़ाई जरूरी है। इसीलिए हमने आपके लिए तैयार किया है झारखंड कंप्लीट स्पेशल नोट्स, जो 100% एग्जाम फोकस्ड और लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। ये नोट्स सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसमें हर चैप्टर को विजुअल फिगर्स, मैप्स, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स और डायग्राम्स के साथ इस तरह डिजाइन किया गया है कि आप बोरिंग फील ना करें, बल्कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो और रिवीजन फास्ट हो। जेएसएससी स्पेशल ई बुक सिर्फ 149 रुपीस, जेपीएससी स्पेशल ई बुक सिर्फ 199 रुपीस। इतने कम दाम में इतना स्ट्रक्चर्ड और विजुअल कंटेंट शायद ही कहीं मिले। अगर आप झारखंड जीके में स्ट्रॉन्ग कमांड बनाना चाहते हैं और एग्जाम में सीरियस सिलेक्शन चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत मैसेज करके अपना नोट्स ले सकते हैं। याद रखिए, प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग होगी तभी सिलेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। तो इन 6 प्रमुख मिट्टियों के विस्तार के बाद अगर हम झारखंड के कुछ खास भौगोलिक पॉकेट्स को देखें तो हमें 4 अन्य गौण यानी माइनर मिट्टी समूह भी मिलते हैं। परीक्षा के नजरिए से इनका संक्षिप्त लेकिन स्पष्ट ज्ञान होना भी आवश्यक है। बिल्कुल। पहला समूह है अपर्दित कगारों की मिट्टी। कगार का मतलब होता है किनारे या तीव्र ढाल। तो ये पहाड़ी ढलानों पे मिलती है? जी, यह मिट्टी तीव्र ढाल वाले पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। चूंकि ढलान तेज होती है इसलिए पानी मिट्टी को टिकने नहीं देता और ये बहुत पतली और पथरीली रह जाती है। मतलब इसकी उर्वरता बहुत निम्न होती होगी। बेहद निम्न। यहाँ किसान बड़ी मुश्किल से मक्का, कुर्थी और सुरगुजा जैसी फसलें ही उगा पाते हैं। दूसरा गौण समूह है उच्च भूमि की धूसर पीली मिट्टी। यह मुख्य रूप से गढ़वा और पलामू के ऊंचे पठारी इलाकों में मिलती है। इसका रंग पीला से लेकर धूसर तक होता है और इसकी उर्वरता मध्यम से उच्च मानी जाती है। और तीसरा समूह बड़ा ही विशिष्ट है, धात्विक गुणों से मुक्त मिट्टी, मतलब जिसमें मेटल्स नहीं है। हाँ, पश्चिमी सिंहभूम के दक्षिणी हिस्से में ये मिट्टी पाई जाती है। चूंकि इसमें धातुओं, खासकर लोहे की कमी होती है, इसलिए ये लालिमा मुक्त होती है। यानी इसमें लाल रंग बिल्कुल नहीं होता। सही कहा। ये मिट्टी खेती के लिए बहुत कम उपजाऊ है। इसीलिए आप देखेंगे कि पश्चिमी सिंहभूम के इस दक्षिणी क्षेत्र में कृषि से ज्यादा पशुपालन को प्राथमिकता दी जाती है। से नहीं, बल्कि अलग अलग प्रकार की चट्टानों के मिश्रण और टूट फूट से बनी है। ये मुख्य रूप से पश्चिमी सिंहभूम के मध्य और उत्तरी भाग तथा सरायकेला के क्षेत्रों में पाई जाती है। इसकी उर्वरता मध्यम दर्जे की होती है और इसमें रंग का एक दिलचस्प पैटर्न भी है। इन इलाकों की ऊंची भूमि में ये पीले रंग की होती है, जबकि नीची भूमि में पानी जमा होने के कारण ये काला धूसर रंग ले लेती है। जब हम ऊंची भूमि और नीची भूमि की बात कर ही रहे हैं तो हमें झारखंड की उस स्थानीय शब्दावली पर आना चाहिए जहां से परीक्षाओं में सबसे ज्यादा सीधे सवाल टकराते हैं। बिल्कुल। झारखंड में खेती की जमीन को उसकी ऊंचाई निचाई के आधार पर मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, टांड और दोन। जो पठार की ऊंची भूमि होती है जहां पानी नहीं रुकता उसे टांड कहा जाता है। और जो घाटियों या ढलानों के नीचे की नीची जमीन होती है जहां पानी आकर जमा होता है उसे दोन कहा जाता है। ये 2 शब्द तो हर किसी ने सुने होंगे, लेकिन अलग अलग जिलों और जनजातीय क्षेत्रों में इन टांड और दोन के भी कई स्थानीय नाम हैं जिन्हें परीक्षार्थियों को कंठस्थ करना ही होगा। ऊंची भूमि यानी टांड के स्थानीय नाम है बारी, बहारसी, भीठा और दिहार। इसे याद रखने का एक तरीका है कि बारी या भीठा हमेशा घर के आसपास की ऊंची जगह को कहते हैं। बिल्कुल। और इसी तरह नीची भूमि यानी दोन, जहां धान की खेती मुख्य रूप से होती है, उसके भी कई दिलचस्प स्थानीय नाम हैं, जैसे बहियार, गढ़ा, जाहा, घोधरा, कनारी और चौरा। गढ़ा शब्द से आप गड्ढा याद रख सकते हैं जो नीची भूमि को दर्शाता है। ये सारे नाम परीक्षाओं में कई बार विकल्पों के रूप में आते हैं कि इनमें से कौन सा दोन का स्थानीय नाम है या नहीं है। इसके अलावा मिट्टी के टेक्सचर यानी उसकी बनावट के आधार पर भी हमारे किसानों ने मिट्टियों के सटीक स्थानीय नाम रखे हुए हैं। जैसे अगर हम चिकनी मिट्टी की बात करें जिसे क्ले कहते हैं,
जिसमें पानी पड़ने पर वो एकदम गोंद जैसी हो जाती है, तो उसे यहाँ गोबरा, हासा, केवाल, हलमाद, नगरा और चीटा कहा जाता है। वहीं जो दोमट मिट्टी या लोम है, जो खेती के लिए बहुत आदर्श मानी जाती है क्योंकि इसमें बालू और चिकनी मिट्टी का सही अनुपात होता है, उसके स्थानीय नाम है बालसुंदर, चरका, खेलसी, आराहासा और लोबो। और तीसरी है बलुई दोमट मिट्टी, सैंडी लोम, जिसमें बालू का अंश थोड़ा ज्यादा होता है। इसे जरिया, गोरेस, गिटारा हासा और बाला कहा जाता है। इन स्थानीय शब्दों का स्पष्ट स्मरण होना चाहिए क्योंकि ये झारखंड की संस्कृति और कृषि का सीधा हिस्सा है। तो ये तो हुआ हमारा देसी वर्गीकरण। लेकिन अगर हम इसी झारखंड की मिट्टी को अमेरिका के कृषि विभाग यानी यूएसडीए के चश्मे से देखें, तो उन्होंने भी मिट्टियों का एक वैश्विक वर्गीकरण किया हुआ है। यूएसडीए क्लासिफिकेशन, आजकल परीक्षाओं में ये वर्गीकरण भी पूछ लिया जाता है। यूएसडीए का वर्गीकरण मिट्टी के विकास और उसके रासायनिक गुणों पर आधारित है। झारखंड के संदर्भ में 4 मुख्य मृदा समूह पाए जाते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है एल्फीसोल्स। जी, ये झारखंड में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी का समूह है। हमारी जो भूरी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ और लाल बादामी मिट्टियां हैं, वे सब इसी एल्फीसोल्स कैटेगरी में आती हैं। दूसरा समूह है एंटीसॉल्स। इसके अंतर्गत हमारी नवीन जलोढ़ यानी खादर मिट्टी आती है, क्योंकि एंटीसॉल्स उन मिट्टियों को कहते हैं जिनका विकास अभी हाल ही में हुआ है। तीसरा समूह है इंसेप्टिसॉल्स, जिसके अंदर छिछली काली मिट्टियां या शैलो ब्लैक सॉइल्स आती हैं। और चौथा है अल्टीसॉल्स, जो बहुत अधिक पुरानी और लीचिंग से प्रभावित मिट्टियां होती हैं। हमारी लाल एवं पीली मिट्टी और लेटराइट मिट्टियां इसी अल्टीसॉल समूह का हिस्सा है। इस पूरे वर्गीकरण को समझने के बाद झारखंड की मिट्टी से जुड़े कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हर छात्र की उंगलियों पर होने चाहिए। सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ की मिट्टी फेस कर रही है, वो है इसकी अम्लीयता, एसिडिटी। वर्ष 2012 में एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ था, जिसके अध्ययन में ये चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि झारखंड राज्य की लगभग 90% मिट्टी अम्लीय प्रकृति की है। 90%? मिट्टी का ज्यादा अम्लीय होना कृषि के लिए एक बड़ी बाधा है। अम्लीयता के साथ साथ यहाँ की मिट्टी में पोषक तत्वों का भी भारी संकट है। हमने देखा कि नाइट्रोजन और फास्फोरस तो कम है ही, लेकिन सूक्ष्म तत्वों यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी भारी कमी पाई जाती है। मुख्य रूप से 3 सूक्ष्म तत्व, जिंक, मोलिब्डेनम और बोरॉन, यहाँ की मिट्टी में बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। और इन सब का एक ही मूल कारण है, जिस पर हमने शुरुआत में ही चर्चा की थी। झारखंड की मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से ग्रेनाइट नीस और ग्रेनाइट शिस्ट चट्टानों से हुआ है। बिल्कुल। और अब आते हैं आज के आखिरी और बहुत ही समसामयिक कॉन्सेप्ट पर, कृषि सूखा या एग्रीकल्चरल ड्रॉट। आम बोलचाल में हम सूखा तब मानते हैं जब आसमान से बारिश नहीं होती, लेकिन विज्ञान के अनुसार सूखा सिर्फ बारिश न होना नहीं है। तो फिर तकनीकी रूप से सूखा क्या है? जब मिट्टी में नमी की मात्रा उस स्तर से नीचे चली जाती है जो पौधों को जीवित रखने के लिए जरूरी है, तो उस स्थिति को कृषि सूखा कहा जाता है। और सारा पानी नीचे चला गया, या फिर तापमान इतना ज्यादा है कि सारा पानी तुरंत भाप बनकर उड़ गया, तो जड़ों के पास खींचने के लिए पानी ही नहीं बचा और पौधा सूखने लगा। मतलब बारिश होने के बावजूद किसान की फसल मर रही है। एकदम सही। पौधे के लिए एक विल्टिंग पॉइंट होता है, जिसके नीचे जाते ही पौधा मुरझा जाता है। तो बारिश के आंकड़े चाहे जो भी हों, अगर मिट्टी अपने पोर स्पेसेस में उस नमी को रोककर नहीं रख पा रही और फसलें सूख रही हैं, तो तकनीकी रूप से उस क्षेत्र को कृषि सूखा घोषित किया जाएगा। झारखंड के पठारी इलाकों में ये एक बहुत आम समस्या है। ये एक बहुत ही व्यवहारिक और स्पष्ट व्याख्या है। तो चलिए इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटने के लिए एक बहुत ही तेज क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि सारे महत्वपूर्ण बिंदु दिमाग में एकदम छप जाएं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। झारखंड के 90% भाग पर लाल मिट्टी का विस्तार है। काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी कहते हैं और ये राजमहल के ज्वालामुखी क्षेत्र में मिलती है। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण भारी बारिश और धूप के कारण लीचिंग प्रक्रिया से होता है और यह पश्चिमी पाट क्षेत्र में मिलती है। अभ्रक मूलक मिट्टी अभ्रक पट्टी यानी कोडरमा और झुमरी तलैया में पाई जाती है, जिसका रंग हल्का गुलाबी या पीला होता है। यूएसडीए के वैश्विक वर्गीकरण के अनुसार झारखंड में एल्फीसॉल्स समूह की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। और दामोदर घाटी में जो विशेष बलुई मिट्टी पाई जाती है, जहां पानी बिल्कुल नहीं रुकता, उसे पुसपुस बलुई मिट्टी कहते हैं। और अंत में ऊंचाई के आधार पर ऊंची भूमि को टान और नीची भूमि को दोन कहते हैं।
तथा केवाल, चीटा, नगरा ये सब चिकनी मिट्टी के स्थानीय नाम हैं। बहुत ही बेहतरीन रिवीजन। इस तरह से पूरी भौगोलिक जानकारी को एक धागे में पिरोना वास्तव में किसी भी परीक्षा के लिए बहुत लाभदायक है। आज की ये विस्तृत क्लास यहीं समाप्त होती है, लेकिन जाने से पहले जरा एक पल के लिए सोचिए। झारखंड के जिस 90% हिस्से पर आज हम लाल मिट्टी देखते हैं, वो सिर्फ बेजान धूल के कण नहीं हैं। वो लाखों करोड़ों साल पुरानी अत्यंत कठोर ग्रेनाइट और नीस चट्टानों के निरंतर टूटने, करोड़ों वर्षों तक धूप और बारिश की मार सहने का परिणाम है। प्रकृति ने पर्वतों को पीसकर हमारे लिए ये मिट्टी तैयार की है। मिट्टी पृथ्वी का वो जीवंत इतिहास है जिसने खुद को मिटाकर आज हमारे भोजन और जीवन का आधार तैयार किया है। इसी विचार के साथ अपनी पढ़ाई पूरी लगन से जारी रखिए। ज्ञान के ऐसे ही एक और महत्वपूर्ण अध्याय के साथ अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।